नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस खास अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती किसानी से जुड़ी वो अहम जानकारियां जो सीधे आपके खेत, आपकी फसल, आपकी आमदनी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। आज के इस अंक में हम जानेंगे विदेशी सलाद सब्जियों की खेती से बढ़ती आमदनी, मिनी दाल मशीन से प्रसंस्करण में सहूलियत, उन्नत धनिया की किस्में, वर्मी कंपोस्ट बनाने की आसान तकनीक और एक प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी। इसके साथ ही जानेंगे मंडियों के भाव और मौसम का हाल। तो करते हैं आज के अंक की शुरुआत और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विदेशी सलाद सब्जियों की खेती से किसानों को बेहतर आमदनी, दाल प्रसंस्करण के लिए मिनी दाल मशीन उपयोगी, उन्नत धनिया किस्मों से उत्पादन बढ़ाने पर जोर, जैविक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट तकनीक का उपयोग। किसान भाई आमतौर पर पारंपरिक सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन यदि वे विदेशी सलाद सब्जियों की खेती अपनाएं तो कम समय में अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी सलाद सब्जियों की बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है। इस विषय पर विशेष जानकारी दे रहे हैं कृषि रिसर्च सेंटर लोहिया नगर पटना की वरिष्ठ वैज्ञानिक संगीता कुमारी। विदेशी सब्जियां हैं, इसकी मांग 5 स्टार होटलों में ज्यादा है, तो लोग बड़े चाव से इसको पसंद करते हैं। पिज्जा बर्गर अगर भी खा रहे हैं तो अगर ये सारी सब्जियां उसमें ऐड हो जा रही है तो पिज़्ज़ा बर्गर का जो साइड इफ़ेक्ट है वो इन सब्जियों का इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाएगा। मैदे का जो इफ़ेक्ट है, तो बच्चे के लिए भी, चाहे हमारी जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं के लिए भी ये सारी सब्जियां बहुत ही पौष्टिक है। चूँकि ये पौष्टिकता से भरपूर है, कई सारी बीमारियों में रक्षा करेंगी और साथ ही साथ अगर देखें किसान बंधु हैं, उनके आय में ज़रूर दुगना होगा। छोटे और मध्यम किसानों के लिए मिनी दाल मशीन एक उपयोगी उपकरण साबित हो रही है। यह मशीन दाल की सफाई, छिलाई और पॉलिशिंग का काम करती है, जिससे दाल की गुणवत्ता बेहतर होती है। प्रसंस्करण के बाद दाल को बाजार में बेहतर दाम मिलता है। यह मशीन छोटे किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए आय बढ़ाने का अच्छा विकल्प है। उन्नत धनिया का अर्थ है ऐसी किस्में जो अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता देती हैं। धनिया एक महत्वपूर्ण मसाला फसल है जिसकी बाजार में साल भर मांग रहती है। धनिया की खेती करने वाले किसान यदि उन्नत किस्मों का चयन करें तो उन्हें अधिक लाभ मिल सकता है। धनिया की प्रमुख उन्नत किस्मों में स्वाति, सुदर्शन और राजेंद्र अनीशु शामिल हैं, जो उत्पादन और गुणवत्ता दोनों के लिए जानी जाती है। सफलता की इस कड़ी में शामिल हैं वैशाली जिले के प्रगतिशील किसान रविंद्र कुमार चौधरी। वे विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं और वर्तमान में बैगन की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उनका कहना है कि आधुनिक तकनीक अपनाने और मिट्टी की गुणवत्ता पर ध्यान देने से फसल की स्थिति बेहतर हुई है। वे अन्य किसानों को भी वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने की सलाह देते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें गोभी लगी थी। गोभी के मतलब मिडिल कटने के बाद 50% कटने के बाद इसमें हमने बैगन लगा दिया और अभी बैगन इस स्टेज पे फुल पे है। और बैगन का प्रभेद है सनग्रो का 704। और गोभी कटने के बाद अब बैगन का भी होगा, तो बैगन हम लोग इसको मार्केटिंग करेंगे, सब्जी मंडी में बेचेंगे। सबसे बैगन में सबसे जितने भी सब्जी का खेती है उसमें सबसे महंगा बैगन का खेती है। बैगन में कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक। इसमें हर सप्ताह में मतलब 6 दिन पे दवा स्प्रे करना पड़ता है, इसलिए हम लोग को बैगन का कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है। अगर मंडी तेज़ी मिल गए तो अच्छा मुनाफा होता है, अगर तेज़ी नहीं मिला तो थोड़ा लॉस भी होता है। सबसे कॉस्टली खेती बैगन का है। इसमें अभी तक हमने इसमें 7,000 रुपया लगाया है। कितना आ जाएगा? इसमें आने का कोई लिमिट नहीं है, अगर तेज़ी मिल जाएगा तो 50,000 आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा।
वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की तकनीक सरल, सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल है। इसके लिए किसान एक पिट या टैंक तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले 2 से 3 इंच मिट्टी की परत बिछाई जाती है। इसके बाद पत्तियां, सब्जियों और फलों के छिलके जैसे जैविक कचरे को डाला जाता है। फिर वर्मी कल्चर को पिट में छोड़ दिया जाता है और हल्का पानी छिड़क कर नमी बनाए रखी जाती है। पिट को ढककर 2 से 3 महीने तक छोड़ देने पर अच्छी गुणवत्ता की वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है, जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करती है। आइए अब चलते हैं पटना बाजार समिति की आलू प्याज मंडी, जहां आज के ताजा भाव इस प्रकार है। नया लाल आलू 3000 रुपए प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 2800 रुपए प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2400 रुपए प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2500 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश में ठंड का असर बना हुआ है। सुबह से शाम कोहरा छाया रह सकता है, जबकि दिन में हल्की धूप निकलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान करीब 9 से 11 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 22 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। ठंड और कोहरे को देखते हुए किसान गेहूं, आलू और सब्जी की फसलों की नियमित निगरानी करें, क्योंकि अधिक नमी से रोग लगने की आशंका रहती है। पाले से बचाव के लिए रात के समय हल्की सिंचाई या खेत के किनारे धुआं रखें। वहीं पशुपालक पशुओं को ठंडी हवा से बचाने के लिए गौशालाओं को ढक कर रखें और उन्हें सूखा चारा दें। तो ये थी आज की प्रमुख खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, किसान बंधुओं और पशुपालक भाइयों बहनों को समर्पित आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत स्वागत है आपका। पशुपालक भाइयों बहनों, विज्ञान और तकनीक हमेशा से आपके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। तकनीक ने आपकी कई समस्याओं को हल भी किया है। इसी तकनीक के माध्यम से हम अपने पशुओं के पोषण का यानी न्यूट्रिशन का ध्यान भी रख सकते हैं। आज के अंक में हम यही समझेंगे कि तकनीक की मदद से हम अपने पशुओं के पोषण का, हम अपने एनिमल्स के न्यूट्रिशन का ध्यान कैसे रखें। आज के इस महत्वपूर्ण अंक में हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर संजय सर। बहुत स्वागत है आपका। आप पशु पोषण विभाग बिहार वेटनरी कॉलेज के विभागाध्यक्ष हैं। सर, पशु पोषण की बात हो रही है, तकनीक की बात हो रही है और कौन कौन से तकनीक पोषण से जुड़े हुए हैं इसकी बात हो रही है। सबसे पहले आप हमारे पशुपालक भाइयों बहनों को समझा दीजिए कि पशु पोषण एनिमल न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है और कौन कौन से तत्व इसमें शामिल हैं। हाँ पशुपालक भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो हम दाना देते हैं, हरा चारा देते हैं, सूखा दाना देते हैं, जो उसमें न्यूट्रिएंट होता है ना, वो जानवरों को मिलते हैं, जिससे जानवर जो है बढ़ते हैं। दूध का प्रोडक्शन होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल मिक्सचर शामिल होते हैं। तो इसे हम जो है जानवरों का न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन के अलावा जो है हम लोग जो है जैसे मिनरल मिक्सचर सप्लाई करते हैं, विटामिन सप्लाई करते हैं, प्रोबायोटिक सप्लाई करते हैं, प्रीबायोटिक सप्लाई करते हैं। तो ये सारे चीज़ें मिल करके जो है एनिमल्स के ग्रोथ में, एनिमल्स के दूध प्रोडक्शन में काफ़ी सहायक होते हैं। तो ऐसे तत्वों को हम जो है न्यूट्रिशन में शामिल करते हैं। जी सर, जिन भी तत्वों का आपने नाम लिया, बिल्कुल हमारे आहार से मिलते जुलते पोषक तत्व हैं, ये न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं। सर, तकनीक की बात हो रही है कि किस तरह से पोषण का ध्यान तकनीक की मदद से रखा जा सकता है। तो पोषण में इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे कि पोषण का ध्यान में तकनीक की भूमिका क्या होती है। पशुपालक भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है पशु पोषण विभाग में कई सारे तकनीकी ज्ञान देने के पहले मैं बताना कि वो तकनीक जो है हम लोगों ने डेवलप किया है। उस तकनीक में जो है 3 तकनीक जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसमें जो पहला तकनीक है वो बाईपास प्रोटीन है, दूसरा तकनीक जो है बाईपास फैट है,
तीसरा तकनीक जो है साइलेज है। तो आइए हम आपको प्रकाश डालते हैं कि बाईपास प्रोटीन जो है आप कैसे खिला सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो बाईपास प्रोटीन बनाने के लिए किसान भाई आपको खल्ली का जो है उपयोग करते हैं। जैसे सरसों का खल्ली है, सरसों की खल्ली को जो है हम जो है पहले ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद जो है उसमें फॉर्मलिन नामक एक केमिकल होता है, जो सभी केमिकल दुकान पर जो है मिलते हैं। उसमें जो है 1 किलो खल्ली में ग्राइंड करने के बाद 11.2 ml जो है फॉर्मलिन मिलाते हैं। लेकिन 1 किलो में तो आप मिलाएंगे नहीं, जब भी मिलाएंगे तो 50 किलो में मिलाएंगे। तो 50 किलो खल्ली में जो है कंक्रीट के सरफेस पे जो है आप रख दीजिए और उसके बाद जो है 560 ml जो है वो फॉर्मलिन जो है 40% फॉर्मलिन जो मिलता है उसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद क्या करना है किसान भाइयों की, आपको जो है डबल बोरी पैक में उसको बांध करके रख देना है घर के किसी कोने में। ये ध्यान रखना है कि जो बोरी आपने पैक किया है वो एकदम क्लोज होना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है नहीं घुसनी चाहिए, हवा नहीं जाने चाहिए। 8 दिनों के बाद जो है वो बाईपास प्रोटीन जो है बन करके तैयार हो जाता है। तो आप कहेंगे कि खल्ली जो हम खिला रहे थे और इसमें क्या अंतर है। तो खल्ली जो खिला रहे थे उसका जो जानवरों का पेट जिसको रूमेन बोलते हैं उसमें 80% खल्ली आपका बर्बाद हो जा रहा था, 20% खल्ली ही जो है एनिमल में यूज हो रहा था। लेकिन अब हमने जो फॉर्मलिन ट्रीटेड जो खल्ली तैयार किया है वो बाईपास प्रोटीन बन गया। अब क्या है 80% खल्ली जो है आपका रूमेन में जो है जानवरों के पेट में यूज होगा, 20% खल्ली ही जो है बर्बाद होगा। तो इस तरह से जो है आपका जो है दूध बढ़ेगा। अब दूध कैसे बढ़ता है, तो दूध बढ़ता है क्योंकि ये जो है खल्ली जो है रूमेन में ना जा कर के टूट करके जो लोअर एबोमाजम होता है, एबोमाजम में जहाँ pH 1.5 से 2 होता है वहाँ जाके ब्रेक डाउन होता है, वहाँ ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो है गैलेक्टोज से मिल करके जो है लैक्टोज बनाता है। तो लैक्टोज का बढ़ना ही जो है हम कहते हैं कि दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो इस तकनीक से जो है आप दूध भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप छोटे जानवरों को जैसे 1 साल के 2 साल के जानवरों को देंगे तो जानवर जो है खासकर जो फीमेल है वो जो है जल्दी जवान होगी और जल्दी जो है आपका गाभिन होगी और जल्दी बच्चा होगा। तो कहने का मतलब जो आपका हिफर्स तैयार हो रहा है वो जल्दी तैयार होगा। तो इस तरह से जो है इस तकनीक से जो है हम लोग जानवरों को जल्दी बड़ा कर सकते हैं और दूध की मात्रा भी हम लोग जो है बढ़ा सकते हैं। दूसरी तकनीक है बाईपास फैट। बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक ही है। अंतर यह है कि बाईपास प्रोटीन आप घर पे बना सकते हैं, लेकिन बाईपास फैट जो है आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा क्योंकि ये इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट है जहाँ फैटी साल्ट ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है, उससे बनता है, जिसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। और इसको जो है मार्केट में 1 किलो 5 किलो के पैकेट में आता है। उसको अगर 150 से 200 ग्राम अगर प्रतिदिन के हिसाब से खिलाते हैं तो खासकर जानवर जो बियाने के बाद जो है उसकी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तीसरी तकनीक जो है वो साइलेज है। साइलेज जो है आप जानते हैं कि साइलेज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दूध प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण अदा करता है क्योंकि ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। फर्मेंटेड प्रोडक्ट कहने का मतलब कि इसको हम लोग जो है जानवरों का अचार भी कहते हैं। तो जानवरों को अचार कैसे बनाते हैं आइए हम उस पर प्रकाश डालते हैं। पहले तो हम घास को जो जैसे सबसे बढ़िया साइलेज जो है मक्की का बनता है। मक्की को जो है हम घास काटेंगे और चूँकि साइलेज में जो है 70% मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा, लेकिन जब आप मक्की काटेंगे तो उसमें 80% 90% पानी मिलेगा। तो पहले काट करके उसको जो है सुखाते हैं, खेत में ही सुखाते हैं, 2-3 घंटा के लिए धूप में छोड़ दीजिए और उसके बाद मॉइस्चर मीटर से नाप के देखिए। जब उसका जो है मॉइस्चर 70% आ गया तब उसको चाफ कटर मशीन के पास लाएंगे और कटिंग करेंगे। 5 सेंटीमीटर से कम साइज का कटिंग करेंगे और उसको साइलो पिट में डालेंगे। साइलो पिट में डालने के बाद जो है एक बाल्टी में जो है घोल का मिक्सचर बनाएंगे। घोल का मिक्सचर में जैसे मोलासेस 4% होना चाहिए, यूरिया जो है 1% होना चाहिए, मिनरल मिक्सचर 2% होना चाहिए, साल्ट 1% होना चाहिए। इतना का घोल बनाने के बाद जो है आप उस पर छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद उस पर जो है ट्रैक्टर चला दें। ट्रैक्टर चलाने के बाद फिर दूसरा लेयर का घास बिछाएं,
फिर उस पर ट्रैक्टर चलाएं। इस तरह से छिड़काव करते जाएं, ट्रैक्टर चलाते जाएं, घास को रखते जाएं और उसके बाद अंत में जो है उसको आप जो है ये प्लास्टिक का जो है चादर है, प्लास्टिक का जो आता है उससे ढक दें और उसके बाद ढकने के बाद मिट्टी का लेप लगा दें, गोबर का लेप लगा दें, ताकि उसमें जो है पानी ना जा सके या हवा ना जा सके। उसके बाद 40 से 45 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपका जो है अचार जो घास का है वो तैयार है। अब इसको जैसे मैंने हरा बताया आपको कि हरा चारा 20 से 25 किलो खिलाते थे, उसी तरह से उसके जगह पे 20 से 25 किलो साइलेज खिलाएंगे पर एनिमल, एडल्ट डेयरी एनिमल्स को। इससे आपका क्या होगा कि चूँकि ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट है तो ये जो है डाइजेस्टिबिलिटी इसकी बहुत हाई होती है, डाइजेस्टेबल बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे क्या है न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और दूध की प्रोडक्शन जो है बढ़ेगी। तो ये 3 तकनीक पे अगर आप फोकस करते हैं तो आपके जानवरों को जो है काफ़ी सहूलियत होगी और अच्छे ढंग से आप जो है पशुपालन कर सकेंगे। जी सर, आपने जिस तरह से अपना उत्तर दिया उससे ये समझ में आ रहा है कि पोषण का ध्यान तकनीक की मदद से का मतलब है कि हम किस तरह से पशुओं को पोषण प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको पोषण उपलब्ध करा सकते हैं तकनीक की मदद से। सर, हम लोग बैलेंस डाइट की बात करते हैं, संतुलित आहार की बात करते हैं। पशुओं में इस संतुलित आहार को कैसे बनाए रखा जा सकता है तकनीक के माध्यम से, आप ये हमारे दर्शकों को समझा दें। साथ ही जाते जाते हमारे पशुपालक भाइयों बहनों को कुछ संदेश भी देते जाएँ। पशुपालक भाइयों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार जैसे आप दाना बनाते हैं तो कोई किसान जो है एक मक्की खिला दिया तो वो समझते हैं कि ये संतुलित आहार है। नहीं, संतुलित आहार का मतलब होता है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। संतुलित आहार जैसे आपको बनाना है तो 40 किलो मकई उसमें लेना है, 30 किलो जो है उसमें भीट बरान लेना है, तो 40-30 कितना हो गया, 70 किलो हो गया। 20 किलो जो है उसमें खल्ली लेना है, 90 किलो हो गया। 7 किलो जो है चने का छिलका लेना है तो 97 किलो हो गया। उसके बाद जो है मिनरल मिक्सचर 2 किलो लेना है और 1 किलो नमक लेना है। तो इस तरह से अगर 100 किलो का बनाएंगे तो इस तरह से मात्रा अगर आप रखेंगे तो देखेंगे कि उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा, एनर्जी की मात्रा जितना जानवर को चाहिए वो बैलेंस रहता है। इसके अलावा जो है ये संतुलित दाना हो गया। संतुलित दाना मतलब होता है कि उसमें हम जो है बाई प्रोडक्ट भी मिलाते हैं और सीरियल ग्रेन्स भी मिलाते हैं और खल्ली भी मिलाते हैं और उसमें मिनरल मिक्सचर और नमक मिलाते हैं। अगर ये सब मिला करके हम जो दाना बनाते हैं उसको हम लोग संतुलित दाना बोलते हैं। और इसके अलावा जो है हरा चारा और सूखा चारा और मिनरल मिक्सचर जानवरों को देना चाहिए। तो आपके जानवर जो है इसको कहा जाएगा कि आप वैज्ञानिक विधि से उसे खिला सकते हैं। और मेरा आज का जो है संदेश पशुपालक भाई आप लोग के लिए ये है कि आप संतुलित आहार के साथ जो है संतुलित तकनीक जो हमने आपको प्रकाश डाला है उस पर फोकस कीजिए। चाहे वो ठंडा हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे बरसात हो, आपके जानवर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपको किसी डॉक्टर की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर के पास सिर्फ आपको वैक्सीनेशन और जो है कुछ मेडिसिन के लिए जाना पड़ सकता है, लेकिन आपका खुराक अगर जानवरों का अच्छा होगा तो जानवर कभी बीमार नहीं होंगे, दूध की प्रोडक्शन कभी कम नहीं होगी। और आपके जानवर जो है, एक गाय जो है 12 महीना में भी आना चाहिए, एक भैंस जो 13 महीना में भी आना चाहिए, वो आपका सपना हमेशा पूरा रहेगा और आप अच्छे पशुपालक बन सकेंगे। जी सर, हमारे पशुपालक भाइयों बहनों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों से लैस करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर संजय, जिन्होंने पशु पोषण को तकनीक से जोड़कर आपको बहुत महत्वपूर्ण कुछ बिंदु समझाए। पशुपालक भाइयों बहनों, जानवर हमारी आजीविका होते हैं। हमें उनका ध्यान बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य की तरह रखना चाहिए। जिस तरह हम अपने आहार का, अपने भोजन का, अपने पानी का ध्यान रखते हैं, अपने बैलेंस डाइट का, संतुलित आहार का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमें अपने जानवरों के भी संतुलित आहार का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य के साथ हमारी आजीविका भी हैं। उनसे हमारी रोजी रोटी चलती है, हमारे अन्नदाता होते हैं वो। तो इस संदेश के साथ कि आप अपने जानवरों का बहुत ख्याल करें। मिलते हैं आपसे अगले अंक में एक नई चर्चा, नए विषय, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियां निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं।
अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी
और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।